हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। और न्यूट्रिशन साइंस में आज हम देखने वाले हैं मील प्लानिंग पर, मतलब कि आहार नियोजन। आहार नियोजन क्या होता है, इस पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। तो आपको पता है आहार नियोजन का अर्थ क्या होता है? आहार नियोजन का अर्थ होता है जो आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसके द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की उनके रुचियों और अरुचियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुसार भोजन का नियंत्रण करना या भोजन का नियोजन करना। यही होता है आपका आहार नियोजन हो जाता है। आहार नियोजन के क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब हम आहार नियोजन करते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं, तो उसमें हमें कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होती हैं। तो उसी तरह से जब हम आहार का नियोजन कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, जिन्हें ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है आपका आहार नियोजन करते समय आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले जो खाद्य समूह होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। खाद्य समूह के बारे में कल हमने चर्चा किया था, खाद्य समूह कितने होते हैं? तो आपको पता है कि आईसीएमआर के द्वारा जो बताया गया था, वो खाद्य समूह 5 प्रकार का बताया गया था। तो जब आप आहार का नियोजन करते हैं, तब आपको उन खाद्य समूहों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि आप जो खाद्य समूह बना रहे हैं, आप जो आहार का नियोजन कर रहे हैं, क्या उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हैं? क्या सभी खनिज लवण उसमें पर्याप्त मात्रा में हैं? आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है, उतने आवश्यक उसमें अमीनो अम्ल पाए जा रहे हैं? इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला आ जाता है सीमित साधन को ध्यान में रखते हुए आहार का नियोजन करना। सीमित साधन को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करने का क्या मतलब होता है कि जैसे ज़रूरी ये नहीं होता है कि आप बहुत सारा पैसा खर्चा करके ही एक संतुलित आहार का आयोजन कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। आपके पास बहुत कम साधन हैं, कम साधन में सस्ती चीज़ों में भी सस्ते फल हो गए, सस्ती खाद्य सामग्री हो गई, इनसे भी आपको पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे खाद्य समूह कौन-कौन से हैं, इसमें जो पोषक तत्व पाए जा रहे हैं वो कौन-कौन से हैं। तो अगर आपके पास सीमित साधन हैं और आपको ये पता है कि जो हमारे परिवार में सदस्य हैं, उनको किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आहार का नियोजन करते हैं। अगला आ जाता है परिवार की रुचि व अरुचि को ध्यान होना। जब आप आहार का नियोजन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि घर में जो भी सदस्य हैं, उनमें से जैसे ये ज़रूरी तो नहीं होता है कि अगर आपने कोई खाने में कोई एक चीज़ बनाया है, तो वो परिवार के सभी सदस्यों को पसंद ही हो। आप मान लेते हैं परिवार में 10 लोग रहते हैं, तो 10 तरह का भोजन तो बना नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप बना रहे हैं, हो सकता है सामने वाले को वो पसंद ना हो। कोई ऐसा परिवार का सदस्य है जिसे पता वो पसंद ही ना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस चीज़ को जैसे किसी को मान लेते हैं कि करेले की सब्ज़ी नहीं पसंद है, बहुत कम परिवारों में करेले की सब्ज़ी पसंद करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस भोजन को बनाएँ जिससे जो हमारे घर में अरुचि वाले हैं, जो करेले को नहीं पसंद करते हैं, वो भी उसको खा लें। या आप जो है रोज़ करेला ही मत बनाइए, या जैसे हो जाए तो आप परिवार के लोगों को उनकी रुचियों अरुचियों का ध्यान रखते हुए आपको आहार का नियोजन करना चाहिए। पाक क्रिया का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। जैसे जब आप आहार बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो आपको बनाने की विधियों का पता होना चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन पानी में जो है आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो अगर आप सब्जियों को काटने के बाद धुलते हैं, तो वो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपको कुछ सब्जियाँ आप हैं ज़्यादा देर तक पका देते हैं, तो भी उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो आपको पाक क्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि आप किस प्रकार से भोजन को पकाएँ कि उसकी पौष्टिकता भी बची रहे और खाने वाले को पसंद भी आए। तो ये सब बातें आपको आहार नियोजन करते समय ही ध्यान रखनी चाहिए।
आगे क्या आ जाता है? आगे आ जाता है आहार नियोजन एक कला होता है। आहार नियोजन कला कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई भोजन बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसको आपका परोसने का ढंग जो है अच्छा नहीं है। मान लेते हैं कि आपकी थाली हो गई, आपने बनाया है दाल, चावल, कोई सूखी सब्ज़ी बना ली है और कोई रसेदार सब्ज़ी बना ली है और रोटी हो गई। तो आपने थाली में क्या किया, यहीं पे दाल डाल दिया, सूखी सब्ज़ी भी यहीं रख दी, चावल भी यहीं रख दिया और जो आपकी जूसदार सब्ज़ी थी मतलब रसेदार सब्ज़ी थी, आपने उसको भी रख दिया और इसी पे रोटी रख दिया। अब ये जो आपकी थाली है, क्या देखने में वो उतनी अच्छी लग रही है? नहीं, लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आपने भोजन तो बनाया है और साथ में अगर आप उसमें जो है सलाद वग़ैरह भी काट के रख देते हैं और जो आपकी सब्ज़ी और दाल है, आप उसको कटोरी में करके रख दे रहे हैं साइड-साइड में, सलाद को एक सजावटी ढंग से रख दे रहे हैं, तो अगर किसी को खाने की इच्छा नहीं होगी, अगर किसी को भूख नहीं लगी होगी, तब भी वो आपके जो आपके परोसने का तरीका है, खाना रखने का तरीका है, आपके भोजन सजाने का तरीका है, उसको देख के उसको खाने का मन करने लगेगा। तो अगर उसको नहीं भी भूख है, तो वो भी आपकी पाक कला को देखकर मतलब कि जो आप कला बना रहे हैं भोजन को पकाने के बाद, परोसने की जो आपकी कला है, उसको देखकर व्यक्ति का खाने का मन हो ही जाता है। अगला क्या आ जाता है, आहार नियोजन एक विज्ञान है। आहार नियोजन विज्ञान कैसे है? तो आपको पता है अगर आप जैसे आप कोई भोजन बनाती हैं, अगर भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, आपको पता नहीं है, मतलब कि उसमें इतने पौष्टिक तत्व होते हैं, हमारे जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है आपके आहार में पाए जाते हैं। जब आप इन सबको ध्यान में रखते हुए इनका जो है नियोजन करती हैं, आहार को पकाती हैं, तो ये विज्ञान भी हो जाता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखती हैं कि इनको समय से पकाया जाए, सही समय पर इनको उतार लिया जाए, बहुत ज़्यादा ना पकाया जाए जिससे इनके विटामिन नष्ट ना हों। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखती हैं, तो ये एक विज्ञान हो जाता है। अगला आ जाता है आहार में विविधता होना चाहिए। आहार में विविधता इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप रोज़-रोज़ एक ही तरह का भोजन मत बनाइए। जैसे किसी दिन आपने मान लेते हैं गोभी की सब्ज़ी हो गई, अभी तो ये गोभी और मटर का ही सीज़न चल रहा है। अगर आप क्या करेंगी रोज़-रोज़ सिर्फ़ वही मटर की सब्ज़ी, वही मटर की सब्ज़ी या गोभी में मिक्स करके सिर्फ़ वो सब्ज़ी या सिर्फ़ गोभी की सब्ज़ी बनाती जा रही हैं, तो वो खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप वही गोभी है, वही मटर है, आपने किसी दिन गोभी की सूखी सब्ज़ी बना दी, किसी दिन सूखी और गोभी की जो है और आलू की सूखी सब्ज़ी बना दी, किसी दिन मटर की सिर्फ़ सब्ज़ी बना दी, किसी दिन जो दोनों को मिलाकर रसेदार सब्ज़ी बना दी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके आहार में विविधता आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आहार में विविधता होने का मतलब क्या होता है। अगला आ जाता है आपका वैज्ञानिक पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। वही हो जाता है मनोवैज्ञानिक पहलू पर ध्यान देने का मतलब ये हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसे क्या पसंद है खाने में और क्या नहीं पसंद है। अगर जो चीज़ उसको पसंद नहीं है और आप इस तरह से पाक कला अपना तैयार करती हैं कि उसको भी खाने की इच्छा हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। यही हो जाता है आपका मनोवैज्ञानिक पहलू हो जाता है। ठीक? तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमें आहार नियोजन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आहार नियोजन करते समय खाद्य समूहों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला आ जाता है सीमित साधन को ध्यान में रखते हुए आहार का नियोजन करना चाहिए। अगला फिर क्या पॉइंट आ जाता है कि परिवार की रुचियों और अरुचियों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो परिवार में आपके सदस्य हैं, उनकी रुचि और अरुचि को ध्यान में रखते हुए आहार का नियोजन करना चाहिए। अगला आ जाता है पाक क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। आहार नियोजन एक कला होती है, आहार नियोजन एक विज्ञान भी होता है। आहार में विविधता होनी चाहिए और उसके मनोवैज्ञानिक पहलू का भी ध्यान होना चाहिए। ये इतनी बातें थी जब हम आहार का नियोजन करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब आप आहार को नियोजित करते हैं और इससे क्या आपको लाभ होता है? इससे आपके धन की, आपके समय की और शक्ति की भी बचत होती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आहार का नियोजन करना चाहिए। अब आगे आगे क्या आ जाता है? आहार नियोजन के लाभ क्या होते हैं? जब आप आहार का नियोजन कर रहे हैं उससे आपका क्या लाभ होगा? सबसे पहले तो आपके समय की बचत होती है।
जब आप आहार का नियोजन करते हैं, तो एक ही बार में आप आहार का नियोजन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके समय की बचत हो जाती है। समय के साथ-साथ धन की बचत हो जाती है और शक्ति की भी बचत होती है। तो आहार का नियोजन करने से सिर्फ़ आपके समय की नहीं, बल्कि समय, शक्ति और धन तीनों की बचत होती है। आहार नियोजन से क्या होता है, आहार नियोजन से परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्टि प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है, ठीक? अगला क्या आ जाता है, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। जब आप आहार नियोजन करते हैं, तो इससे क्या होता है, पौष्टिक जो आपके आहार नियोजन में कम धन में अधिक पौष्टिक आहार प्राप्त हो जाता है। इतनी महँगाई है आजकल, इस समय में यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कम से कम पैसे खर्च करके अधिक से अधिक पौष्टिक तत्वों को अपने भोजन में शामिल कर लें। ये हो जाती है आपके आहार नियोजन के लाभ में आ जाता है। फिर क्या होता है, मानसिक संतोष व तृप्ति प्राप्त होती है। जब आप आहार नियोजन सोच समझ कर करते हैं, आहार को नियोजित ढंग से बनाते हैं, तो जब उसको परिवार के सदस्य खाते हैं, तो उनको जो है क्या होती है, उनको संतोष प्राप्त होता है, उनकी जो है संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है, उनको मानसिक रूप से संतोष प्राप्त हो जाता है। अगला आ जाता है संतुलित एवं पौष्टिक आहार। तो अगर आपने आहार नियोजन किया है तो आपको क्या होगा, उससे क्या होगा, संतुलित और पौष्टिक आहार मिलेगा। आपको पता होगा कि इस आहार में कौन से पोषक तत्व शामिल हैं, कौन से पोषक तत्व को हमें किस प्रकार से खाना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस उम्र के व्यक्ति को कितने आहार के मतलब कितने पौष्टिक तत्वों की कितनी आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो जाते हैं आपके आहार नियोजन के लाभ। अब हम देख लेते हैं आहार नियोजन का आधार क्या होता है, कि जब आप आहार नियोजन कर रहे हैं, तो उसका जो है आधार क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका आ जाता है शारीरिक आकार। शारीरिक आकार का क्या मतलब होता है, जैसे पौष्टिक तत्वों की मात्रा जो होती है वो शारीरिक आहार पर मतलब शारीरिक आकार पर ही निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति है बहुत मोटा है और बहुत पतला कोई व्यक्ति है, तो दोनों के लिए पौष्टिकता जो होगी वो अलग-अलग होगी। एक भारी भरकम जो व्यक्ति है, उसको अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक? और जो है अगर एक सामान्य जो व्यक्ति होता है या पुरुष होता है, मान लेते हैं अगर उसका जो शरीर का भार है 55 किलोग्राम है और उसकी लंबाई जो है 5 फुट है। 5 फुट 2-4 इंच या कुछ ऐसे ही है, तो उसकी सबसे कम ऊर्जा कितनी होगी? लगभग 2500 कैलोरी होगी। अगर कोई वयस्क पुरुष है जिसका शरीर का भार जो है 70 किलोग्राम है और लंबाई लगभग 6 फुट है। तो न्यूनतम उसकी ऊर्जा कितनी व्यय होगी? तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा व्यय लगभग हो जाएगी आपकी 2500 कैलोरी हो जाएगी। अतः जो ये आपके हम मान सकते हैं ये कि जो आपके विभिन्न डील-डॉल वाले मतलब शरीर के जो आपकी बनावट होती है, इन व्यक्तियों की जो पौष्टिकता में भिन्नता पाई जाती है। अगर कोई फिर आ जाता है आपके लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर क्या होता है, तो आहार तालिका बनाते समय लिंग का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे पुरुष और स्त्री की जो पौष्टिक आवश्यकताएँ होती हैं, वो भिन्न-भिन्न होती हैं। उनकी लंबाई, भार इन सब में भिन्नता की वजह से शरीर के जो है कार्य करने की भी क्षमता उनकी अलग होती है, स्त्रियों के कार्य करने की क्षमता अलग होती है। तो जिस प्रकार से उनके जो स्त्री-पुरुष के शरीर की बनावट हो गई और इनके कार्यों में भी भिन्नता हो जाती है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सबके लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता अलग-अलग होती है। ठीक? अगला आ जाता है आयु के आधार पर। आयु के आधार पर क्या होता है, दैनिक आवश्यकता में आयु का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। अगर मान लेते हैं कोई छोटा-सा बच्चा है और कोई एक वृद्ध व्यक्ति है, तो क्या दोनों को सेम पौष्टिक आहार की आवश्यकता होगी? या कोई बड़ा व्यक्ति है और कोई छोटा-सा बच्चा है, तो क्या दोनों को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता सेम-सेम होगी? नहीं। तो जब आप आहार तालिका बनाते हैं, तो आपको उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसके लिए किस पौष्टिक तत्व की इसके लिए अधिक आवश्यकता होती है। आयु के अनुसार पौष्टिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है।
बच्चों को वयस्कों की अपेक्षा अधिक शारीरिक निर्माण की पौष्टिक आवश्यकता होती है। जैसे मान लेते हैं जो बच्चा होता है, उसको जो है वयस्कों की अपेक्षा जो है अधिक पौष्टिकता की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके शरीर में जो होता है, वो निर्माण होता है, उनके शरीर का वृद्धि और विकास की ये अवस्था होती है। और वयस्कों में क्या होता है, तो वयस्कों का शारीरिक विकास हो चुका होता है, शारीरिक विकास उनका पूर्ण हो चुका होता है। आयु के अनुसार शारीरिक क्रिया में कमी होने के कारण वृद्धावस्था में भी पौष्टिक तत्व की आवश्यकता कम हो जाती है और जो बच्चे होते हैं उनको पौष्टिक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उनका उनका एक तो शारीरिक निर्माण का कार्य चलता होता है, वृद्धि और विकास का कार्य चलता होता है। दूसरे वो खेल कूद में इतनी एनर्जी व्यय कर देते हैं कि उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन इस जब आप आहार का नियोजन करते हैं, तो इसमें आपको आय का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला आ जाता है आपका क्रियाशीलता। जब आप आहार का नियोजन करते हैं, तो उसमें आपको जो है क्रियाशीलता का भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अगर मान लेते हैं कोई पुरुष ही है, अगर वो बैठा रहता है, कोई कार्य नहीं करता है, मतलब बैठे-बैठे ही कोई कार्य करता है, लेकिन कोई स्त्री है जो मज़दूरी का कार्य करती है और वो बहुत मेहनत मज़दूरी करती है, तो क्या यहाँ भी स्त्री की पौष्टिकता एनर्जी उसको कम आवश्यकता है या जो व्यक्ति बैठा है उसको अधिक आवश्यकता है? नहीं, जो औरत ज़्यादा काम कर रही है, जो महिला ज़्यादा काम कर रही है, उसको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जो व्यक्ति बैठा होता है, उसको एनर्जी की कम आवश्यकता होती है, उसकी एनर्जी ही कम व्यय होती है। तो जब इसको क्रियाशीलता के आधार पर भी इसको विभाजित करना चाहिए, आहार का नियोजन करना चाहिए। जैसे एक मज़दूर होता है, जब वो मज़दूरी करता है और एक जो ऑफ़िस में बैठकर कार्य करता है व्यक्ति, दोनों की पौष्टिक तत्वों में जो है इनकी पौष्टिक तत्वों को जब आप देखेंगे तो दोनों में अलग-अलग आवश्यकता होती है। दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता अलग होती है। इनके कार्य जो होते हैं, अगर कोई अधिक क्रियाशील है तो उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और अगर कोई कम क्रियाशील है तो उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति की क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए भी आहार का नियोजन करना चाहिए। तो आहार नियोजन के कितने आधार हैं? हमने देख लिए आहार नियोजन के 4 आधार हैं। कौन-कौन से? एक तो हो गया शारीरिक आकार, आप शारीरिक आकार को देखते हुए आहार का नियोजन करेंगे। अगला आ जाता है लिंग को देखते हुए, आयु को ध्यान में रखते हुए और क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए आहार का नियोजन करना चाहिए। ये 4 पॉइंट आपको आहार नियोजन के आधार में ध्यान रखना है। अब आगे क्या आ जाता है? आगे आ जाता है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व। आहार नियोजन देखिए आपको पता है जो प्रत्येक परिवार होता है, प्रत्येक परिवार की अपनी आवश्यकता होती है, अपनी रुचियाँ होती हैं, अपने-अपने रीत-रिवाज होते हैं और अपनी आहार संबंधी कुछ आदतें होती हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आहार का आयोजन करता है व्यक्ति। अगर किसी भी 2 परिवार का आहार एक सा नहीं होता है, मतलब अगर कोई 2 परिवार आस-पास है तब भी उसके आहार का जो है क्या बोल सकते हैं उसको आहार एक जैसा नहीं होता है और ना ही कोई घर में ही अगर मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं तो दोनों की रुचियाँ सेम नहीं हो सकती हैं, ठीक? तो आप जब आहार का नियोजन करते हैं तो उसको कौन-कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? सबसे पहले तो आ जाता है परिवार की संरचना। आहार नियोजन पर परिवार की संरचना का प्रभाव बहुत पड़ता है। अगर परिवार की विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, उस परिवार के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की आयु हो गया, लिंग हो गया, व्यवसाय हो गया और अवस्था पर निर्भर करता है। विभिन्न अवस्थाओं में जो आपके पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है, वो भिन्न-भिन्न होती है। अगला आ जाता है परिवार के सदस्यों की संख्या। तो इसमें क्या होता है, किसी परिवार के आहार को प्रभावित करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि परिवार के सदस्यों में संख्या कितनी है। जो गृहिणी होती है, गृहिणी को आहार नियोजन करने से पहले अपने परिवार के सदस्यों की संख्या देख लेनी चाहिए। सदस्यों की संख्या के आधार पर विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा का उसको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में हमें आवश्यकता होगी। अगला आ जाता है परिवार के सदस्यों की रुचि। परिवार के सदस्यों की रुचि मतलब जो गृहिणी होती है, गृहिणी को परिवार के सदस्यों की रुचियों का ध्यान में रखते हुए आहार का नियोजन करना चाहिए।
जैसे मान लेते हैं कोई मेथी या सोआ का साग कुछ लोगों को पसंद नहीं है, पर पालक का साग जो है कब सभी को रुचिकर होता है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको ऐसे साग का चुनाव करना चाहिए जो सभी को पसंद हो, क्योंकि इस समय पर जो है जो वो आपका साग हो गया, साग-वाग ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर आपके घर में किसी को पालक का साग नहीं पसंद है या किसी को सोआ का साग पसंद नहीं है, तो जो घर में ज़्यादातर लोग हैं वो सोआ का साग या पालक का साग में से कोई एक पसंद करते हैं। तो आपको जो अधिक पसंद करने वाले हैं उनके हिसाब से उनको जो है भोजन बनाइए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम ये आहार बना रहे हैं इसमें पौष्टिक तत्व है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पौष्टिक तत्व वाला भोजन नहीं पसंद है, ज़्यादा आप फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद है तो आप वही बनाते रहिए। आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो आप आहार नियोजन कर रहे हैं उसमें पौष्टिक तत्व हैं या नहीं हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला आ जाता है परिवार की आर्थिक स्थिति। गृहिणी को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही जो है उसे खाद्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो गृहिणी को बहुत महँगे जो है प्रोटीन युक्त पदार्थ में जैसे ये हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, इन सब पर कम खर्चा करना चाहिए। इन सब पर उनको महँगे फल जो है बहुत कम, जैसे आप कुछ कम महँगे फल जो होते हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उन सब से आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत महँगे फल ही उनके लिए लाइए, बहुत प्रोटीन के लिए आप जो है सोयाबीन ले आइए, ये सब जो है आप अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर और कम से कम धन खर्चा करके आप उनको पौष्टिक आहार दे सकते हैं। अगला आ जाता है मौसमी फल। मौसमी फल में क्या आ जाता है आपका मौसमी फल हो गए, सब्जियाँ होंगे, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अपने दैनिक आहार में जो है फल और सब्जियों का प्रयोग करते हैं, तो उससे आपको विटामिन और जो है विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए, इन सब की पर्याप्त मात्रा मिलती है। और मौसमी अगर आप फल या सब्जियों को लेते हैं, तो वो सस्ते भी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको धन भी खर्चा नहीं करना होता है। अगला आ जाता है मौसम के अनुकूल। मौसम के अनुकूल आपको पाक विधियाँ। मौसम के अनुकूल पाक विधियाँ जैसे गर्मी के मौसम में अधिक स्वादिष्ट जैसे मिठाई या तली चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए। मतलब इस प्रकार से आपको भोजन बनाना चाहिए, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं बनाना चाहिए। तो अगर गर्मी का मौसम है और आप बहुत तली-भुनी चीज़ खाती हैं, तो इससे क्या होगा? इससे ये आप जो घर में लोग खाएँगे उनको पचेगा नहीं, उल्टी दस्त की शिकायत हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो आपको ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और मान लेते हैं ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में आप जो है वसा युक्त चीज़ों का अधिक प्रयोग कर सकते हैं। जो आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, जो ये गरिष्ठ भोजन होते हैं, इन सबको आप ले सकते हैं क्योंकि ठंडी में ये सब आसानी से पच जाते हैं। अगला आ जाता है परिवार के सदस्यों की विशेष स्थिति। परिवार के सदस्यों की विशेष स्थिति का क्या मतलब हो सकता है? जब गृहिणी इस प्रकार के आहार का आयोजन करती है, तो परिवार में पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप करती है। जैसे अगर कोई किसी भी आयु का है और व्यवसाय वाले सदस्य हैं, इनकी आवश्यकताओं में भिन्नता हो जाती है। किशोर लड़का हो गया, लड़की हो गई, बालक हो गया, वृद्ध हो गई, महिला हो गई, अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी की बीपी हाई है या बीपी लो है, तो इन सब के भोजन संबंध सबके अलग-अलग भोजन होते हैं। अगर कोई बच्चा है या गर्भवती स्त्री है, तो इन सबको जो है प्रोटीन युक्त जो है अधिक देना चाहिए। अगर कोई गर्भवती स्त्री है, बच्चा है, तो इन सबको क्या करना चाहिए? प्रोटीन युक्त आहार अधिक देना चाहिए। ये आपको पता है कि जो है इनके सबके पौष्टिक तत्वों को आपको ध्यान में रखना होता है। हर आयु वर्ग के और हर अवस्था के व्यक्तियों की जो पौष्टिकता की माँग होती है वो अलग-अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है। अगला आ जाता है समय व शक्ति की उपलब्धता। समय व शक्ति की उपलब्धता एक सीमित समय में
एक सीमित समय व शक्ति में ही गृहिणी को अनेक कार्य करने होते हैं। जैसे सुबह का समय होता है, तो सुबह में जो है स्त्री को बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, हस्बैंड अगर ऑफ़िस जा रहे हैं उनके लिए जो है नाश्ता-पानी बनाना, टिफ़िन तैयार करना, घर में कोई वृद्ध हैं उनकी भी देखभाल करना। तो जो है उसको इस हिसाब से अपना आहार मेनू तैयार करना चाहिए जिससे उसके समय और श्रम की बचत हो सके। उसको पाक विधियों का ऐसा इसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके समय की बचत हो, उसकी शक्ति की बचत हो। क्योंकि उसको कार्य बहुत सारे करने हैं और वो करने वाली अकेली होती है। अगला आ जाता है कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति का जो है कार्यक्षेत्र भी अलग-अलग होता है। कुछ शारीरिक कार्य करने वाले होते हैं, तो कुछ मानसिक कार्य करने वाले होते हैं। तो जब एक गृहिणी जो होती है वो आहार का नियोजन करती है, तो उसको ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन-सा व्यक्ति शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहा है, कौन-सा मानसिक श्रम ज़्यादा कर रहा है। तो आहार का नियोजन करते समय उसके कार्य क्षेत्रों को भी व्यक्तियों के कार्य क्षेत्रों का भी ध्यान होना चाहिए। अगला आ जाता है विविधता। विविधता एक ही समय के भोज्य पदार्थों को विविधता से बनाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास गोभी और मटर का सीज़न इस टाइम पे हो गया है, तो अगर आप रोज़-रोज़ सिर्फ़ गोभी, 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 गोभी कर रहे हैं, तो खाने वाला भी ऊब जाएगा। अगर आप रोज़ ही मटर, 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 मटर की सब्ज़ी वही बना के रख दे रहे हैं, तो ऊब जाएगा। तो आपको वही गोभी है, वही मटर है, लेकिन आपको उसको पकाने की विधियों में अलग-अलग तरीके से बनाना चाहिए। ठीक? तो इन सब चीज़ों का जो है मान लेते हैं जैसे आप दाल दाल में टमाटर डाल दीजिए, सलाद में टमाटर डाल दीजिए और जो है आप इस तरह से आप जो है सलाद-वलाद इस समय तो मूली हो गई, गाजर हो गई, इन सबको एक सजावटी ढंग से जो है आप सलाद वगैरह को रख सकते हैं। तो भोजन आपका देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगा और भोजन में विविधता आ जाएगी। अगला आ जाता है पोषक तत्वों की रक्षा करना। जब आप भोजन बनाते हैं तो आपका सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि जो उसमें पोषक तत्व पाए जाने वो नष्ट ना होने पाएँ। तो आप इनको जो है पोषक तत्वों को अगर मान लेते हैं विटामिन सी किसी चीज़ में पाया जा रहा है और विटामिन बी पाया जा रहा है। आपको पता है कि जो विटामिन बी होता है और सी होता है यह पकाने पर नष्ट हो जाता है, पानी में या धो देने पर नष्ट हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इनकी जो है आप मान लीजिए अगर पोषक तत्व अगर पाक क्रिया अपना कर रहे हैं तो इनको जो है ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पोषक तत्व नष्ट ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ताज़ी सब्जियों को अपने खाने में प्रयोग करना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले आपको धो लेना चाहिए। अगर संभव हो तो आप बिना छिलका उतारे ही सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। सब्ज़ी में कम पानी डालें, उसको जल्दी से पकाएँ मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग की आदत होगी कि जो सब्ज़ी बनाते हैं उसमें पानी तो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, उसके बाद उसको इतना पकाएँगे, उसको सुखाएँगे। तो जब आप पानी अधिक डाल देते हैं और उसको काफ़ी देर तक सुखाते हैं, तो उसके सभी पौष्टिक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश इतनी करनी चाहिए कि कम से कम पानी डालना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इसको उतार लेना चाहिए। आवश्यकता से अधिक देर तक इसको नहीं पकाना चाहिए। अगर आप जो है अपने भोजन में सोडे या बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, तो इससे भी आपके विटामिन बी नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सोडा या बेकिंग पाउडर को भोजन में नहीं डालना चाहिए। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जब आप देखे होंगे कभी ऐसे मान लीजिए ये हो गया, क्या बोल सकते हैं उसको काबुली चना हो गया या ऐसे ही चना हो गया कुछ भी ऐसे उबालते हैं जो थोड़ा टाइम लेता है, तो उसमें क्या करते हैं हम उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। सोडा डाल देंगे या बेकिंग पाउडर डाल देंगे, जिससे वो जल्दी पक जाए। लेकिन जब आप किसी चीज़ में ये डालते हैं बेकिंग पाउडर और सोडा तो उसकी विटामिन बी अगर होती है तो वो नष्ट हो जाती है। पकाते समय गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए और उबली हुई सब्जियों का पानी और चावल के माँड नहीं फेंकने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो है मान लेते हैं आपने पालक हो गया आपने उबाला, आपको नहीं पसंद है उसका जूस पीना, तो उसको आप आटे में डाल दीजिए। आटे में उसको गूँथ लेंगी, तो उसकी पौष्टिकता आपके शरीर में चली जाएगी। और क्या होगा आपको अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला आ जाता है आपका मनोवैज्ञानिक कारण।
मनोवैज्ञानिक कारण में क्या आ जाता है? भोजन के रूप हो गया, रंग हो गया, बनावट हो गई, गंध हो गई, इन सब को देखकर भूख जो होती है, इन सबको देखकर ही भूख बढ़ती है, या आपने इनके परोसने के ढंग में कुछ इस तरह से परोसा, जैसे मैंने पहले बताया कि एक थाली है, आपने उसी में क्या किया, उसी में दाल डाल दिया, उसी में सब्ज़ी डाल दी, उसी में चावल डाल दिया, उसी में एक एक किनारे आपने सलाद रख दिया, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप इसको सजावटी ढंग से रखते हैं और आपने खाना बनाया और खूब अच्छी उसकी सुगंध आ रही है, तो व्यक्ति खींचा चला जाता है किचन की तरफ, ठीक? तो अगर आप जो है इनके मनोवैज्ञानिक तरीकों को जानते हैं, अगर आप इनको परोसने का कला जानते हैं, तो व्यक्ति को जो है इनकी भूख जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्या आ जाता है? सामाजिक कारण, आदतें, रीति-रिवाज। हमारी भोजन संबंधी कुछ आदतें होती हैं, हमारी अलग-अलग संस्कृति होती है, रीति-रिवाज होते हैं और धार्मिक मान्यताएँ होती हैं। आहार आयोजन करते समय इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रीति-रिवाज क्या हैं, हमारे सामाजिक जो कारण है वो क्या हैं, हमारी आदतें क्या होती हैं, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आहार का नियोजन करना चाहिए। ये सब जो होते हैं आपके आहार नियोजन का जो है प्रभावित करते हैं। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। अब आ जाता है आपका आहार नियोजन के सिद्धांत, कि आहार नियोजन का क्या सिद्धांत होता है। तो आहार नियोजन के सिद्धांत हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है परिवार के सदस्यों की रुचि। परिवार के सदस्यों की रुचि क्या हो जाती है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की पसंद जो है वो अलग-अलग होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि जो अगर जितने परिवार में जितने सदस्य हैं उतने प्रकार का भोजन तैयार किया जाए। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसे में आवश्यक है कि रुचि के अनुसार आहार तैयार कर सकें। एक बहुत ही सर्वमान्य जो है अवधारणा है कि बना दी गई है कि जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी की रुचि की पूर्ति हो सके, इसका ध्यान अवश्य रखें। इसके लिए सब्ज़ी बनाते समय जैसे मिर्च आदि को बच्चों के लिए जैसे सूप हो गए, कुछ सब्जियाँ निकाल देनी चाहिए। अगर घर में बच्चे हैं, तो अगर आप दाल भी बना रही हैं, तो क्या कर सकती हैं, बच्चे तो तीखा खाते नहीं हैं, तो आप दाल को छौंका लगाने से पहले बच्चों के लिए दाल निकाल सकती हैं। जैसे बूढ़े भी हो गए, तो बूढ़ों के लिए भी आप जो है मिर्च मसाला ना डालते हुए उनके लिए निकाल सकती हैं, और कुछ अगर व्यक्ति हैं, वयस्क व्यक्ति हैं, उन्हें मिर्च मसाले पसंद होते हैं, आप तो उसमें बाद में छौंका लगा सकती हैं। अगला आ जाता है प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्व की आवश्यकता का पूर्ति करना। मतलब कि जैसे परिवार में जिस भी किसी भी सदस्य की आयु हो गया, लिंग हो गया, अवस्था हो गई, उनकी कार्य की स्थिति हो गई, इन सब को ध्यान में रखते हुए उनकी जो जिसके शरीर की जितनी आवश्यकता है, उनकी माँगों को पूरा करना चाहिए, शरीर की माँगों को पूरा करना चाहिए। कैसे? जैसे कोई 1 वर्ष का बालक हो या 2 वर्ष का बालक हो जाता है, तो उसके भोजन की माँग अलग हो जाती है, पौष्टिक तत्वों की माँग अलग हो जाती है। कोई गर्भवती स्त्री है, उसके पौष्टिक तत्वों की माँग अलग हो जाती है। कोई प्रौढ़ व्यक्ति है, तो उसके पौष्टिक तत्वों की माँग अलग हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला आ जाता है समय की बचत करने वाला। आजकल हर परिवार में पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी लोग जो है लगभग-लगभग काम पर जाते ही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उनको बहुत जल्दी-जल्दी आहार की तैयारी करना होता है। तो जब आप आहार की तैयारी करते हैं, आहार का नियोजन करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से आप जो आपके आहार हैं, उनको आप जल्दी बना सकते हैं। जैसे सुबह ऑफ़िस जाना होता है, तो आप कोई ऐसा आहार बनाइए जो बहुत जल्दी बन जाता हो। लेकिन आप शाम को सभी लोग फ्री होते हैं, तो थोड़ा लेट भी हो जाता है तो भी चलेगा। तो शाम को आप ऐसा आहार बना सकती हैं जिसमें थोड़ा टाइम भी लगे। अगला आ जाता है आहार का समय निश्चित होना चाहिए। आहार का समय निश्चित होना चाहिए का क्या मतलब, आहार का समय निश्चित होना, व्यवस्था में जो है कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सुबह नाश्ता करता है, मतलब कि हर व्यक्ति के घर में सुबह जो है
7 से 8 बजे तक मान लीजिए नाश्ता कर लेना चाहिए, 10 से 11 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, फिर जो है शाम का नाश्ता हो जाता है, फिर रात का जो है खाना हो जाता है। तो जो आपके आहार का समय होता है, भोजन लेने का समय होता है, वो निश्चित होना चाहिए। ये तो हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि भोजन की हमारी क्या स्थिति होती है। सुबह उठते हैं, 10-11 बजे चाय पीते हैं, 2-3 बजे खाना-वाना खा लेते हैं, फिर रात में 10-11 बजे खाना खाते हैं, लेकिन ये सही समय नहीं होता है। अगला आ जाता है 1 दिन को 1 इकाई के रूप में मानना। 1 दिन को 1 इकाई के रूप में मानने का अर्थ यह होता है कि जैसे जब आप आहार का नियोजन कर रहे हैं, तो उसी वक़्त सुबह का, दोपहर का और शाम के आहार का नियोजन कर लेना चाहिए। इनको अलग-अलग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी और धन की भी बचत होगी। तो आप अगर मान लीजिए अगर बाज़ार जा रहे हैं, तो आप तीनों टाइम के लिए आहार या सब्जियाँ जो भी हैं आपको लेनी है, वो ले सकते हैं। अगला आ जाता है मौसम। मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है? आजकल 12 माह हर सब्ज़ी मिलती है, ये तो आपको पता ही है। आप कभी भी कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। लेकिन अब जैसे मौसम नहीं है, बेमौसम में भी आपको सही जो आपको मान लेते हैं मटर-वटर मिलती हैं, तो वो क्या वो स्वाद रह जाता है या वो पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो आपके मौसमी सब्जियों, फलों में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। हमें मिल तो जाती हैं, बेमौसम सब्जियाँ बहुत हर सब्ज़ी मिल जाएगी, लेकिन उसकी पौष्टिकता में अंतर होगा और उसके जो दाम होंगे वो भी आसमान छू रहे होंगे। तो जब आप जो है आहार नियोजन करते हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप मौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग करें। अगला आ जाता है कि भोजन परोसने में विभिन्नता। आपको भोजन परोसने में भोजन ऐसे परोसना चाहिए जो भोजन देखने में अच्छा लगे, आकर्षक लगे, जिससे जो खाने वाले का इच्छा ना हो तब भी वो खा ले। अगला आ जाता है आर्थिक स्थिति। आपको जो है जब आहार नियोजन करते हैं तो उस समय ये पता होना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। कम कीमत पर भी आप पौष्टिक तत्वों वाले भोजन को जानकारी होने पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कम जो आपके दाम के सब्जियाँ हैं, कम दाम के जो फल हैं, उनमें भी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तब आप उनका जो है आहार को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अगला आ जाता है समय, शक्ति और ईंधन की बचत करना। समय, शक्ति और जब एक गृहिणी आहार का नियोजन करती है, तो उसे अपने समय, शक्ति और ईंधन को बचत में ध्यान में रखते हुए उसको आहार का नियोजन करना चाहिए। अगला आ जाता है आहार नियोजन लचीला हो। आहार नियोजन लचीला होने का क्या मतलब होता है कि अगर एक दिन में आहार नियोजन के अनुसार खाद्य पदार्थों की जो उपलब्धता है नहीं है अथवा पकाने का समय नहीं है या किसी कारण से आपको आहार में परिवर्तन करना पड़ रहा है तो करना चाहिए। जैसे जैसे मान लेते हैं मूँग की दाल की अगर जगह पर आप क्या करते हैं अरहर की दाल बना लेते हैं या चने की दाल बना सकते हैं। आलू के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं अरवी की सब्ज़ी बना सकते हैं या कोई भी जड़ वाली सब्ज़ी बना सकते हैं। तो जो आपका आहार का नियोजन होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए, एक रिजिड नहीं होना चाहिए, कोई दृढ़ संकल्प नहीं कर लेना है आपको कि नहीं, इस दिन हमारा यही बनेगा, अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो खाना बनेगा ही नहीं। तो आहार नियोजन करते समय उसको जो है लचीला होना चाहिए। अगला आ जाता है विभिन्नता लाना। विभिन्नता आप कैसे ला सकते हैं? जैसे जब पहली बात तो आप उसके पकाने की विधियों में अंतर करके विभिन्नता ला सकते हैं। भोज्य पदार्थ की बनावट में अंतर करके भिन्नता ला सकते हैं। भोज्य पदार्थ के आहार में भिन्नता ला सकते हैं। रंगों में भिन्नता लाकर जो है आप इसमें विभिन्नता ला सकते हैं। ठीक? तो ये सारे पॉइंट थे आपके आहार नियोजन के और आज हमारा आहार नियोजन समाप्त हो गया। हमें इतने ही पॉइंट आपके अपने आहार नियोजन में ध्यान रखना है कि इसके क्या लाभ होते हैं, इसके कौन से सिद्धांत होते हैं, किस आधार पर आहार का नियोजन करना चाहिए या किया जाता है। तो इन सब बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। ठीक?
तो ये आज हमारा आहार नियोजन समाप्त हो गया है। हम जो है कल से देखेंगे आपके लिए क्या कल से हम टेक्सटाइल शुरू करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टेक्सटाइल। तो आप एक नोटबुक और बना लीजिएगा या मन हो तो आप न्यूट्रिशन साइंस में ही पीछे से आप टेक्सटाइल को भी स्टार्ट कर दीजिएगा लिखना। अगर आप में से जो भी नोट्स बना रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।